जय हिंद। इसके पिछले वीडियो में हम लोग भाग संख्या 15 की चर्चा कर रहे थे, जिसमें किसका चर्चा किया गया? निर्वाचन या चुनाव की चर्चा किया गया। अभी इसका हम लोग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देख रहे हैं कि आपका कोई राजनीतिक पार्टी क्या होता है, क्षेत्रीय पार्टी कोई कैसे बनता है, कोई नया पार्टी बनाना है तो नया पार्टी कैसे बनता है। तो हम लोग इन सब की चर्चा करेंगे, बाद में हम एक एक अनुच्छेद को समझ लेंगे। तो फिलहाल में हम लोग किसकी चर्चा कर रहे थे? परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग में कितने? तो एक सदस्य होते हैं, मतलब एक अध्यक्ष होते हैं, 2 अन्य प्लस 7 अन्य। एक अध्यक्ष कौन बनता है? तो भैया तो आपके जो एक अध्यक्ष होते हैं वो चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं। दो वाले में 2 अन्य सदस्य कौन कौन बनते हैं? तो एक आपके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के, मतलब जो रिटायर्ड जज होते हैं उन्हें बना दिया जाता है। 7 अन्य में कौन कौन होता है? तो आपके उस क्षेत्र से संबंधित या राज्यपाल है, आपके एमपी हो जाएंगे, एमएलए हो जाएंगे या एमएलसी, उन्हें क्या बनाया जाता है? तो उन्हें भी आपका परिसीमन आयोग का सदस्य बना दिया जाता है। इन सब की चर्चा हम लोगों ने कर लिया था। परिसीमन आयोग का काम क्या होता है भैया? तो वार्ड का बंटवारा करना। परिसीमन आयोग का काम क्या होता है? वार्ड का बंटवारा करना। देखिए, जो जिले में सबसे बड़ा निर्वाचन अधिकारी कौन होता है पूरे जिले में? आपके डीएम साहब होते हैं। जो निर्वाचन आयोग होता है वो क्या करता है? तो प्रत्येक वर्ष क्या करता है? तो वोटर लिस्ट में कुछ परिवर्तन करता है, नया नाम जोड़ता है, मतलब जो भी कर रहा हो तो वो करता है। अब आप समझिए, देखिए, जो निर्वाचन आयोग होता है वह निष्पक्ष होता है, मतलब वो किसी के फेवर में नहीं रहता है। अब आपके दिमाग में एक भ्रम घूमता होगा कि मान लीजिए किसी धर्म का नाम काट देता होगा, जाति का नाम काट देता, ऐसा नहीं होता है। निर्वाचन आयोग न तो किसी नाम को जाति या धर्म के आधार पर जोड़ता है और न ही उसे काटता है। इसमें वो कोई किसी प्रकार की भेदभाव नहीं करता है। समझ रहे कि नहीं? तो जिला में सबसे बड़ा निर्वाचन अधिकारी कौन होता है भैया? डीएम साहब होते हैं। चुनाव होता है तो चुनाव के 36 घंटा पहले सभी चुनाव के प्रसार प्रसार को रोक दिए जाते हैं। मतलब आप मंच पर कहीं चल के भाषण वगैरह को नहीं दे सकते हैं, ये सबको कर दिया जाता है। ये सब छोटा मोटा चीज है, इन सब की चर्चा हम लोग कर लिए थे। अब समझते हैं कि आपका राजनीतिक दल क्या होता है। राजनीतिक दल में आपके कौन कौन सी राजनीतिक पार्टियां होती है? जो पार्टी होती है वो 2 प्रकार से होती है। एक आपका राज्य स्तरीय पार्टी और एक आपका होता है राष्ट्रीय स्तरीय पार्टी। राज्य सिर्फ राज्य तक सीमित रहेगा, राष्ट्रीय पूरे ऑल इंडिया, ओवरऑल इंडिया में पूरे फेमस रहेगा। तो राज्य स्तरीय पार्टी कितनी है? 52 को मान्यता मिल चुकी है। राष्ट्रीय स्तरीय पार्टी 8 पार्टियां। यह सबसे इंपॉर्टेंट कौन है भैया? राष्ट्रीय स्तरीय। इनको हम लोग डीपली अध्ययन करेंगे, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो राजनीतिक दल में कितनी पार्टियां हम लोग को पढ़ना है? 2 पार्टी पढ़ना है। कौन कौन सा? राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय। राज्य स्तरीय कितनी? आपके 52 पार्टियां हैं और राष्ट्रीय स्तरीय 8 पार्टी है। इसके अलावा एक आपका आता है क्षेत्रीय पार्टी। भैया उसको क्या हम लोग पढ़ेंगे? लोग बहुत ज्यादा क्षेत्रीय पार्टी है, समझ रहे कि नहीं? आप भी अभी सीख जाएंगे कि आप नया पार्टी बना सकते हैं, मतलब अपने नाम से। समझ रहे हैं ना? आप अपने नाम से पार्टी नया बनाना, तो पार्टी कैसे बनाएंगे इसकी चर्चा भी हम लोग अभी करेंगे कि नया पार्टी बनाना है तो नया पार्टी कैसे बनेगा। इसमें ठीक ठाक कमाई होता है, नया पार्टी वगैरह बना के बहुत अजीब तरह से कमाई होता है। अब इसको हम लोग समझेंगे लोग। तो राजनीतिक दल में कितनी पार्टियां होती हैं? 2 पार्टी। कौन कौन सा? राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय। इसको समझते हैं कि राज्य स्तरीय पार्टी होने के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए और राष्ट्रीय स्तरीय पार्टी होने के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए। तो सबसे पहले राज्य स्तरीय समझते हैं। राज्य स्तरीय यानी कि राज्य के स्तर पर पार्टी होने के लिए 4 शर्तों का आप याद रखेंगे। कौन कौन सा शर्त है? यदि इन चारों शर्त फुलफिल कर रहा है तो आपको राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। क्या क्या चारों शर्त हैं? ध्यान से समझिएगा। कहा गया है कि किसी भी आम चुनाव में वैध मतों का 6% होना चाहिए। अब देखिए, कोई भी आम चुनाव जानबे कर रहे हैं, आम चुनाव क्या होता है, उपचुनाव क्या होता है, मध्यवर्ती चुनाव क्या होता है, इन सब की चर्चा तो करिए लिए लोग। आम चुनाव किसे कहेंगे? मतलब अपना कार्यकाल पूरा कर लिए, उसके बाद जो चुनाव होता है उसे हम आम चुनाव कहते हैं। मध्यवर्ती चुनाव कार्यकाल के बीच में ही जो चुनाव कराया जाता है उसे मध्यवर्ती चुनाव कहते हैं। ये पूरे 5 वर्ष के लिए होता है। फिर आपका क्या होता है भैया? उपचुनाव। मतलब कोई सदस्य है, उसके जगह पर कराया गया चुनाव उपचुनाव कराता है या बचे हुए कार्यकाल के लिए आते हैं। इस सब की चर्चा तो हम लोग कर ही लिए हैं। तो क्या कहा गया? पहला क्या मतलब शर्त क्या है? किसी भी आम चुनाव में वैध मतों का 6% सीट होना चाहिए, प्लस साथ ही साथ 2 एमएलए की भी सीट होनी चाहिए। पहला कंडीशन है। क्या क्या कहा गया है? कि किसी भी आम चुनाव में 6% यानी कि कुल वोट का 6% वोट होना चाहिए, प्लस साथ ही साथ 2 एमएलए की भी सीट होनी चाहिए। अब ये वैध मत क्या होता है यानी कि वैलिड वोट क्या होता है इसको समझिए। क्या होता है ना, मतलब पहले जो होता था चुनाव वो बैलेट पेपर से होता था। अभी हम लोग समझेंगे लोग बैलेट पेपर और ईवीएम क्या होता है। अभी हम लोग जस्ट इसके बाद समझेंगे। तो चुनाव क्या होता है? बैलेट पेपर। तो आदमी किसी पर मोहर मारता था ना तो इसे पोता जाता था। अब 2-3 के ऊपर पोता गया तो उसको मानेंगे, उसको किनारे कर दिया जाएगा। मान लीजिए
वोट पड़ा 100 ठो, उनमें से 5-6 ठो बेकार निकल गया, मशीन में कई ठो बटन दबा दिए, गड़बड़ हो गया, तो कितना बचा? ये मान लीजिए 5 गो बेकार निकल गया, तो कितना वोट बच गया? 95 वोट। तो इस 95 वोट को क्या कहेंगे? वैध वोट कहेंगे। कौन सा वोट कहेंगे? वैध वोट। तो क्या कहा गया है कि किसी भी आम चुनाव में वैध मतों का 6% मत होना चाहिए, प्लस साथ ही साथ 2 एमएलए की भी सीट होनी चाहिए। यह आपका था पहला शर्त। दूसरा शर्त क्या है? इसमें कहा गया है कि किसी भी आम चुनाव में वैध मतों का 8% वोट का होना एकदम जरूरी है। पहला चुनाव क्या पहली कंडीशन क्या कहता है? 6% वोट प्लस 2 एमएलए की सीट होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि आपको 8% वोट का होना जरूरी है। तीसरा कंडीशन क्या कहता है कि किसी भी विधानसभा के चुनाव में कुल सदस्यों का 3% सीट या 3 सीट का होना जरूरी है। कोई भी विधानसभा का चुनाव हो, उसमें या तो आपके पास 3% सीट हो या 3 सीट हो, तब आपको राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। चौथा कंडीशन क्या है कि लोकसभा के चुनाव में प्रत्येक 25 सीट पर 1 सीट आपको प्राप्त होना चाहिए। ध्यान से सुनिए, यानी कि लोकसभा का चुनाव हुआ, 25 गो सीट पर प्रत्येक 25 सीट पर आपको 1 सीट का होना जरूरी है। यदि इन चारों कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो आपको राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। यानी कि चारों कंडीशन को आप ध्यान से फिर सुनिए। पहला कंडीशन क्या कहता है कि किसी भी आम चुनाव में 6% सीट का होना, या प्लस साथ ही साथ 2 एमएलए का सीट का होना जरूरी है। दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि किसी भी आम चुनाव में 8% सीट का होना जरूरी है। तीसरा कंडीशन क्या कहता है कि किसी भी विधानसभा के चुनाव में कुल सदस्यों का 3% सीट या 3 सीट का होना जरूरी है। चौथा कंडीशन क्या कहता है कि लोकसभा के चुनाव में प्रत्येक 25 सीट पर 1 सीट आपका होना जरूरी है। यदि इन चारों कंडीशन फुलफिल करता है तो आपको राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। फिर इसके बाद आपका आता है राष्ट्रीय दल, यानी कि राष्ट्रीय पार्टी के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, इसको आप ध्यान से समझिएगा, यह इंपॉर्टेंट है। अभी 8 पार्टी का नाम हम समझेंगे, उसकी स्थापना कब हुआ तो वह भी देख लेंगे, और उसके जो अध्यक्ष हैं इस समय वर्तमान में उसको भी हम लोग देख लेंगे। तो देखिए, राष्ट्रीय पार्टी के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, तो 3 शर्तों का आप याद रखेंगे। पहला शर्त क्या है? कहा गया है आम चुनाव में कुल वैध मतों का, यानी किसी भी आम चुनाव में कुल वैध मतों का 6% होना चाहिए, और यह जो आपके 6% हो, कम से कम 4 अलग अलग राज्यों में होनी चाहिए। फिर ध्यान से सुनिए, कहा गया है आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा तभी दिया जाएगा जब आपके पास 3 कंडीशन हो। कौन कौन सा कंडीशन? पहला कंडीशन है कि किसी भी आम चुनाव में वैध मतों का, वैध मतलब समझ रहे, जितना मत आपका वैध हो, वैध मतों का कम से कम 6% होना चाहिए, और यह जो 6% आपका जो सीट है वो 4 अलग अलग राज्यों में होना चाहिए, नहीं कि एक ही राज्य में। कितना राज्य में? 4 अलग अलग राज्यों में होना चाहिए, और साथ ही साथ 4 ठो लोकसभा का सीट भी होना एकदम जरूरी है। यह रहा आपका पहला शर्त। यानी कि आपको राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के लिए पहला शर्त क्या है, तो किसी भी आम चुनाव में कुल वैध मतों का 6% मत होना चाहिए, और वह मत आपका एक राज्य में नहीं बल्कि 4 अलग अलग राज्यों में होना चाहिए। साथ ही साथ 4 लोकसभा का सीट भी होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है? वह राजनीतिक दल 4 राज्यों का स्तर का दर्जा प्राप्त हो, यानी कि जो राजनीतिक आपका दल है वो 4 अलग अलग राज्यों में राज्य स्तर का दर्जा प्राप्त कर चुका हो। राज्य, देखिए, कोई भी पार्टी डायरेक्ट राष्ट्रीय स्तर का पार्टी थोड़ी ना बन जाएगा। अरे भैया, पहले उसको राज्य स्तर का बनाइएगा तभी ना वो राष्ट्रीय स्तर का बनेगा। समझ रहे कि नहीं? तो कहा गया है कि वह राजनीतिक पार्टी कम से कम 4 राज्य में राज्य स्तर का दर्जा प्राप्त किया हो, यानी कि मतलब इतना योग्य हो कि वह राज्य स्तर का पार्टी बन सके। तीसरा कंडीशन क्या कर रहा है कि किसी भी आम चुनाव में 3 राज्यों में कम से कम 3% सीट का होना एकदम जरूरी है। कोई भी आम चुनाव हो, 3 अलग अलग राज्यों में 3% सीट आप लाइए। यदि ये तीनों कंडीशन है तो आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। यह रहा आपका राष्ट्रीय राज्य स्तर पर पार्टी और राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी, 2 सारी पार्टियां होती है। इसके बाद क्षेत्रीय पार्टी, वो समझ में नहीं करनी, क्षेत्रीय पार्टी का समझना है। अब समझते हैं कि नया पार्टी हमको बनाना है तो क्या क्या शर्त होनी चाहिए, क्या क्या शर्त हमको कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा तो हमको नया पार्टी बन जाएगा। बहुत सारी कंडीशन है। पहला कंडीशन यह है कि 30 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन को लिखित आवेदन देना पड़ेगा कि नहीं, हम यह पार्टी बनाएंगे। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है 10,000 रुपया इलेक्शन कमीशन के पास जमा करना पड़ेगा, 10,000 रुपया। तीसरा कंडीशन क्या है? पार्टी के लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कुछ संविधान बना होना चाहिए कि मेरा पार्टी काम करेगा, ये वो, मतलब बहुत सारा संविधान लिखना पड़ता है इसमें। तो चौथा क्या है कि 100 को वोटर होना चाहिए, 100 वोटर जाके मतलब साइन करो लिखित, नहीं हम इस पार्टी में शामिल हैं, हम इस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, 100 वोटर। साथ ही साथ आपको अपना डिटेल देना पड़ेगा, प्लस
बैंक का पासबुक वगैरह देना पड़ेगा, पार्टी के लिए मतलब ज्वाइंट बनवाना पड़ेगा, और साथ ही साथ पार्टी के नाम पर एक पैन कार्ड भी आपको बनवाना पड़ेगा। यानी कि और आपका भाग संख्या 15 का निर्वाचन यानी कि चुनाव। इसमें हम लोग क्या क्या देख लिए, राजनीतिक दल में राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय पार्टी, और साथ ही साथ नया पार्टी बनाने के लिए क्या क्या शर्त होनी चाहिए। इसके बाद आपका देखिए हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, आम चुनाव, मध्यवर्ती चुनाव और उपचुनाव। इसके अलावा एक होता है आपका प्रॉक्सी वोट। क्या होता है, प्रॉक्सी मतदान। प्रॉक्सी मतदान क्या होता है, इसको ध्यान से समझिए। मान लीजिए कोई सेना का आर्मी वाले हो गए, या मान लीजिए कोई बड़ा मतलब कोई बिजनेसमैन हो गया, या मान लीजिए कोई विदेश में नौकरी कर रहा है, जैसे राजदूत, दूतावास, ये सब विदेश में क्या कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। पता चला चुनाव पड़ गया और ये विदेश से इंडिया नहीं आ पा रहे हैं, किसी कारणवश अपने काम में बिजी होंगे, नहीं आ पा रहे हैं, तो क्या करेंगे वो जो विदेश है, दूतावास या आर्मी वाले, वो जिस जिला में रहते हैं उस जिला के डीएम साहब के पास फोन करेंगे। क्यों? क्योंकि राज्य का सबसे बड़ा मतलब जिला का सबसे बड़ा निर्वाचन अधिकारी कौन होता है, डीएम साहब होते हैं। उन्हीं के देख रेख में आपका निर्वाचन उस जिला में होगा। तो मतलब वो जो होंगे दूतावास या जो भी होगा विदेश में, वो डीएम साहब के पास अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर देगा और कारण बताएगा, लिखित कारण देगा कि हम इस कारण की वजह से भारत नहीं आ पा रहे हैं, अपने देश को हम नहीं आ पा रहे हैं, ताकि हम वोट को दे सके। तो डीएम साहब के पास वो कागज आएगा और डीएम साहब उससे पूछेंगे कि आप अपना वोट किससे दिलवाना चाहेंगे। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसका वोट, मतलब वो विदेश में रह रहा हो, जिसका वोट कोई अन्य व्यक्ति देता है, उसे हम प्रॉक्सी मतदान कहते हैं। तो वह व्यक्ति बता देगा कि मेरा भाई देगा, ये जो जिसको भी दिलवाना होगा उसको नाम बता देगा। वह व्यक्ति जाएगा, उसका भाई, वो क्या करेगा, जाकर वोट देगा। तो वोट देगा तो कौन सा वोट देगा, प्रॉक्सी वोट देगा। प्रॉक्सी वोट देखिए, हम लोग जब वोट देंगे तो किस पर साइन लगता है, इस पर साइन लगता है, तर्जनी पर लगता है ना, तर्जनी, इस पर साइन लगेगा। लेकिन जब वोट देगा तो किस पर लगेगा, इस पर लगता है, प्रॉक्सी मतदान। मान लीजिए हमको प्रॉक्सी मतदान देना है, हम चले गए प्रॉक्सी वोट देने, तो मेरा साइन कहाँ पर लगेगा, इस पर चिन्ह लग जाएगा। अरे भैया हम कहेंगे हमको भी तो अपना वोटवा देना है, तो कहेगा ठीक है आप इस पर लगा दीजिए। हम इस पर क्या करेंगे, लगा देंगे। इसको बोलते हैं प्रॉक्सी मतदान। मतलब कोई व्यक्ति विदेश में है, बड़ा व्यक्ति जरूरी जो देश के हित में काम करता है, ये नहीं कि अब सऊदी चले गए हैं वहां से फोन करते नहीं मेरा प्रॉक्सी वोट दे दीजिए, ऐसा थोड़ी ना होता है। जो देश के हित के लिए काम कर रहा है, जैसे बड़ा बिजनेसमैन हो गया, मतलब बड़ा बिजनेसमैन, कोई राजदूत हो गया, दूतावास हो गया, इन लोग के लिए यह सब सुविधा होती है प्रॉक्सी मतदान के लिए। समझ रहे हैं कि नहीं? अभी नहीं कि पूना में जाकर बैठे हैं, फोन कर देंगे कि प्रॉक्सी मतदान देना, गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। एक आपका होता है प्रत्यावर्तन का अधिकार। इसको ध्यान से समझिएगा, प्रत्यावर्तन का अधिकार क्या होता है। प्रत्यावर्तन का मतलब होता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई प्रत्याशी है, उसको जनता ने चुनकर भेज दिया और वह नेता बन गया। पता चल रहा है कि वो जनता के इतने काम नहीं कर रहा है, अब जनता का मूड खराब है, वो क्या कर रही है, उसे बुलाना चाह रही है। तो कोई ना कोई सिस्टम रहना चाहिए ना, इसीलिए लाया गया प्रत्यावर्तन का अधिकार। इसके तहत जो व्यक्ति जिस प्रत्याशी को चुनती है ना, उसे फिर वापस बुला लेती है मतदान से। इसी को बोलते हैं प्रत्यावर्तन का अधिकार। यह हर जगह लागू नहीं है, केवल कुछ ही जगह पर यह लागू है। यानी कि हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को देख लिया। इसके बाद हम लोग समझेंगे लोग ईवीएम क्या होता है, बैलेट पेपर क्या होता है और इसके सारे अनुच्छेद को। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।